हेलो दोस्तों। आज हम वापस कॉन्ट्रैक्ट विषय पे आ गए हैं और आज हम चर्चा करेंगे प्रस्ताव के बारे में। प्रपोजल होता क्या है। अगर दोस्तों आपने हमारे पिछले वीडियो को देखे हो तो आप पहचान जाएंगे कि प्रपोजल क्या होता है और इसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं, क्योंकि आपको अगर डेफिनेशन आएगी तो सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन में से आवश्यक तत्व निकलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछ रहा है आवश्यक तत्व वैध वैध आवश्यक तत्व कब होते हैं, जब वो संविदा बन जाए। तो संविदा बनने के लिए क्या धारा 10 से आपको आनी चाहिए, और जो हमने अभी तक चर्चा की है निर्वचन खंड, जिसके अंतर्गत निर्वचन खंड दोस्तों जो सेक्शन 2 के बारे में बताता है। आज ये कॉन्ट्रैक्ट का पहला चैप्टर है, ठीक है, बुक के हिसाब से पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो निर्वचन खंड में हमने अब तक सेक्शन 2 के बारे में पढ़ा और इसकी बेसिक नॉलेज पढ़ी पहले में, कि ये संपूर्ण भारत में लागू होता है सिवाय जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, ठीक है दोस्तों। तो आज हम वापस चर्चा करेंगे प्रस्ताव की परिभाषा दीजिए एवं एक वैध प्रस्ताव के आवश्यक तत्व क्या है। अगर इस प्रकार के आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि डेफिनेशन 2A में, किसमें 2A में प्रस्ताव की परिभाषा दी गई है। किसमें दी गई है? 2A में। अब 2A आपको याद होगी तो आपको इसके अंदर से इसके आवश्यक तत्व निकल जाएंगे वैध, ठीक है, यानी जो उसको वो बना दे, लीगली वैलिड बना दे, यानी वैध मतलब वैलिड, ठीक है दोस्तों। तो आपको देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था, देखिए दोस्तों ढंग से देखिए डेफिनेशन। जब किसी एक व्यक्ति द्वारा, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट कम से कम दो व्यक्तियों के बीच में होता है। कितने? 2 पर्सन। अब ये 2 पर्सन में देखिए दोस्तों, जो 2 पर्सन है यानी दो पक्षकार, ये पक्षकार व्यक्ति भी हो सकते हैं और कौन हो सकते हैं, कोई निगम, कॉर्पोरेट कंपनी वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। सिर्फ व्यक्ति होना ही आवश्यक नहीं है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं, दो पक्षकार हो गए, ये सबसे पहले कंडीशन आता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, जब पहला पक्षकार क्या है, जब एक व्यक्ति, ढंग से पढ़िए, जब एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से पैविरत का मतलब होता है मना करना, कि अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य, यानी वो तो कार्य कर ले, या पैवृत्ति के प्रति अब उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे, तो वो क्या बन जाता है, प्रस्तावना करता है, ये कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति कुछ करने या ना करने के लिए उससे उसकी रजामंदी प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, तो उसको प्रस्तावना कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे ए ने बी को बोला कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, उसने बोला, यानी क्रिकेट खेलने की अनुमति प्राप्त करना चाहता है। तो ये वैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, ये वैध नहीं है, ऑफिशियली के लिए अलग एग्जांपल होंगे, आप सिंपल समझिए कि ए ने बी को बोला कि आप ये कार्य कर रहे हैं क्या, ठीक है, यानी उससे वो राजी करवाना चाहता है, यानी उसके प्रति रजामंदी, यानी उससे बुलवाना चाहता है, यस, ठीक है। अगर नहीं करना चाहता है तो उसके लिए ना की रजामंदी करवाना चाहता है, उसके प्रति अपनी रजामंदी प्राप्त करे तो वो प्रस्तावना कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसी से आपके देख लो वो निकल जाएंगे, क्या निकल जाएंगे, इसके आवश्यक तत्व, एसिस्टेंट एलिमेंट्स। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ही हो गया, दो पक्षकार हो रही हैं, क्योंकि किसी भी संविदा करने के लिए कम से कम दो पक्षकार की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। बिना दो पक्षकारों के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर पक्षकार कौन से भी हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकता है, निगम कॉर्पोरेट व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक व्यक्ति जब प्रस्तावना करेगा तो किसके प्रति करेगा, सामने वाले से तो करेगा रजामंदी के लिए, तो कम से कम दो पक्षकार होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। पहला पॉइंट हो गया अपना। दूसरा पॉइंट है प्रस्ताव का किसी कार्य को करने या नहीं करने के लिए होना। ये भी अपने डेफिनेशन से उठाया है कि प्रस्ताव कैसा होना चाहिए, किसी कार्य को करने या ना करने के संबंध में होना चाहिए, अर्थात यह केवल एक कथन मात्र नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, जो प्रस्ताव है वो स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, किसी कार्य को करने ना करने के लिए होना चाहिए। यानी प्रस्ताव की जो भाषा है ना, वो इस प्रकार से होनी चाहिए दोस्तों कि दूसरा व्यक्ति प्रस्तावक की इच्छा पर अपनी सहमति दे दे, ठीक है ना, या अनुमति प्रदान कर दे। प्रस्ताव कैसा होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए, नहीं उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले की समझ में आ जाए कि उसको कुछ करना है या नहीं करना है, ठीक है। अब प्रस्ताव, ये थोड़ा गलत हो गया दोस्तों,
यहाँ पर प्रस्ताव आएगा। प्रस्ताव का उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति की अनुमति प्राप्त करना होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? किसी अन्य की अनुमति पे। ये भी डेफिनेशन से उठाया गया तीसरा पॉइंट भी, कि प्रस्ताव तो पहला क्या है, दो पक्षकार आगे, दूसरा आगे किसी कार्य को करने ना करने के लिए होना चाहिए इनमें, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या हो गया, इसका उद्देश्य क्या है, किसी व्यक्ति की अनुमति प्राप्त करना होना चाहिए, किसके प्रति, जो कार्य करना है या नहीं करना चाहिए। अब प्रस्ताव, ये देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। हमने 3 पॉइंट तो उठा लिए डेफिनेशन से, लेकिन प्रस्ताव कैसे होना चाहिए, निश्चित। अगर प्रस्ताव निश्चित नहीं होगा, यानी अनिश्चित हो, यानी उसकी जो प्रस्ताव की शर्तें हैं या जो भी है बातें जो प्रपोजल कर रहा है वो संदिग्ध हो, यानी अस्पष्ट हो, तो प्रस्ताव का जो कर रहा है वो अर्थहीन हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता प्रस्ताव का। क्योंकि वैध, हमने यहाँ पर वैध बात कर रहे हैं, वैध आवश्यक तत्व के लिए क्या होता है, एक पक्षकार के अधिकार और दूसरे के दायित्व उत्पन्न होते हैं। यानी दो, एक का अधिकार तो दूसरे का दायित्व, तो दूसरे का अधिकार तो पहले वाले का दायित्व उत्पन्न होता है। तो अधिकार और दायित्व उत्पन्न करने के लिए क्या होना चाहिए, स्पष्ट भाषा, स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। जैसे ए ने बी को बोला कि मैं आपको 10 टन चावल दूंगा। अब यहाँ पर चावल तो बोल दिया कि, लेकिन कौन सा चावल देगा, बासमती देगा, किनकी देगा, साबुत देगा, किस प्रकार के चावल देगा, इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो यानी प्रस्ताव की भाषा स्पष्ट नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार से कपड़े का ले सकते हैं कि वह 10 गांठें कपड़े की बेचेगा। तो ये बेचने का प्रस्ताव तो कर दिया, लेकिन प्रस्ताव उसमें निश्चित ही नहीं है कि किस प्रकार का प्रस्ताव है, ठीक है। तो अधिकार और दायित्व, अधिकार व दायित्व जानने के लिए क्या होना चाहिए, प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, समझ में आया, इसको हटा रहा हूँ। अब प्रस्ताव विधिक दायित्व उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, यानी संविदा बनने के लिए उत्पन्न होना चाहिए प्रस्ताव, ठीक है। क्योंकि वैध बनाना है अपने को, विधिक दायित्व उत्पन्न नहीं करेगा तो वो प्रस्ताव ही नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों, प्रस्ताव ही नहीं बनेगा। देखिए दोस्तों, प्रस्ताव विधिक दायित्व उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, अर्थात वो सामाजिक आर्थिक जो हमने पढ़ा था, सामाजिक राजनीतिक धार्मिक करार बन के नहीं रहना चाहिए। जो प्रस्ताव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, विधिक दायित्व उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, यानी उसको प्रस्ताव करते ही संविदा बन जाए, यानी धारा 10, ठीक है, धारा 10 की डेफिनेशन के अंतर्गत जो जो वर्णित है वो सब कुछ हो जाए। जैसे इससे क्या होता है, दो पक्षकारों के बीच में विधिक दायित्व उत्पन्न कब होगा, जब एक के दो पक्षकारों के बीच में विधिक दायित्व, अधिकारों और दायित्वों का सर्जन हो जाए, ठीक है। जब किसी प्रस्ताव से विधिक अधिकार व दायित्व सर्जित नहीं होते, अधिकार और दायित्व का सर्जित नहीं होगा, वहाँ प्रस्ताव का कोई महत्व ही नहीं रह जाता, ठीक है दोस्तों। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, ए ने बी को भोजन के लिए आमंत्रित करता है, ठीक है, ये विधिक दायित्व उत्पन्न नहीं करता, ठीक है। या किसी एक पति ने पत्नी को बोला, जो हमने बताया था पारिवारिक करार, कि मैं आज शाम को आपको पिक्चर दिखाने लेके जाऊंगा, वो नहीं लेके जाता, तो उस पर आप केस नहीं कर सकते, क्योंकि विधिक दायित्व उत्पन्न नहीं करते। विधिक दायित्व उत्पन्न कब करते हैं, जब अधिकार और दायित्व हो उस पर, ठीक है, जो धारा 10 के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। तो प्रस्ताव कैसा होना चाहिए, विधिक दायित्व उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें हमने एक केस भी है, वेलफोर वर्सेस वेलफोर, ये किस में आएगा, विधिक दायित्व उत्पन्न करने के संबंध में है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पति श्रीलंका में व्यापार करता था, पत्नी इंग्लैंड में रहती थी। क्या रहता था, पति तो श्रीलंका में था, ये तो श्रीलंका में था महाराज, और पत्नी थी इंग्लैंड में, ठीक है। पति ने अपने पत्नी को वचन दिया कि वह जब तक स्वास्थ्य लाभ के लिए इंग्लैंड में रहेगी तब तक उसे निश्चित धनराशि भरण पोषण के रूप में देता रहेगा, ठीक है। यह प्रस्ताव वचन से पक्षकारों के बीच में किसी प्रकार का विधिक अधिकार व दायित्व का सर्जित नहीं होने से न्यायालय ने इसे परिवर्तनीय नहीं माना। क्यों, क्योंकि ये पारिवारिक करार था। कैसा था, पारिवारिक करार, हमने आपको पहले पढ़ा रखा है, अगर वो जानना है तो पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं कि करार, सभी करार संविदा होती है या नहीं होती है, इनके बारे में हमने बताया था, ठीक है। वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के नाम से। तो इसमें क्या है, पति श्रीलंका में, पत्नी इंग्लैंड में रहती थी, पत्नी, ठीक है। तो पति ने बोला पत्नी को कि मैं आपको निश्चित धनराशि दूंगा भरण पोषण के लिए। अगर वो नहीं भेजता, इसमें क्या कर, थोड़े टाइम के लिए तो भेजा उसने, लेकिन बाद में कुछ समय पश्चात पति ने पत्नी की भरण पोषण की राशि देना बंद कर दी, ठीक है, निश्चित धनराशि, क्योंकि उसने वादा किया था, ये पारिवारिक वादा है। तो इसमें पत्नी ने वाद कर दिया, तो न्यायालय ने बोला इसमें पति
और पत्नी के बीच में किसी प्रकार का अधिकार व दायित्व उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि ये वैध संविदा नहीं है, एक सिर्फ करार मात्र है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको पहले बताया था करार और संविदा के बीच में अंतर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो करार है होता है करार संविदा का रूप धारण नहीं कर पाया तो ये वैध नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पॉइंट स्पष्ट होता है कि प्रस्ताव विधिक दायित्व उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। विधिक दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो प्रस्ताव नहीं होगा, वैध आवश्यक तत्व नहीं होंगे यानी। ठीक है दोस्तों, अब प्रस्ताव संसूचित किया जाना चाहिए, यानी प्रस्ताव आप मन में नहीं बोल सकते किसी को भी, प्रस्ताव सामने वाले को सूचित किया जाना चाहिए। ठीक है, अब सूचित कैसे हो सकता है ये भी हमने बताया था कि लिखित भी हो सकता है, अभिव्यक्त या विवक्षित। अभिव्यक्त में दो चीज़ आती है, लिखित या मौखिक। ठीक है, या तो लिख के होना चाहिए प्रस्ताव या बोलकर होना चाहिए, और विवक्षित हमने आपको बताया ही था। ठीक है भाई, लिखित में तो बोल के तो आपके फेस टू फेस हो गया, या फ़ोन पे बोल दो, या डाक, टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स आदि के माध्यम से भी किया जा सकता है। ठीक है ना, तो प्रस्ताव कैसे भी हो सकता है, यानी जो आप जिससे स्वीकार करवाना चाहते हैं कोई बात, तो उसकी पास आनी चाहिए वो बात। ठीक है ना, स्वीकृतिकर्ता को मालूम होना चाहिए कि आपने कोई प्रस्ताव किया है, तभी वह वैध प्रस्ताव होगा। ठीक है ना, यानी विधिमान प्रस्ताव के लिए आवश्यक है कि स्वीकृतिकर्ता को विधिमतः सूचित किया जाए। ठीक है ना, सूचना कैसे भी हो सकती है, अभिव्यक्त हो सकती है। ठीक है, अभिव्यक्त में दो पॉइंट आ जाते हैं, लिखित या मौखिक, और विवक्षित। विवक्षित में मतलब आचरण के द्वारा। ठीक है, अगर हमने पिछले वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा विवक्षित और अभिव्यक्त में क्या अंतर है। ठीक है, विवक्षित और अभिव्यक्त में क्या अंतर है आपको समझ में आ गया हो कि हमने सेक्शन 9 में बताया था कि दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला पॉइंट, प्रस्ताव की जो शर्त है वह स्पष्ट व पठनीय होनी चाहिए। ठीक है, यदि प्रस्ताव की शर्त, जिन्हें आप जिस बारे में कोई शर्त वगैरह लिख देते हो तो स्पष्ट होने चाहिए, अगर वह स्पष्ट नहीं है, ठीक है, तो और पठनीय भी नहीं है, नहीं पठनीय का मतलब होता है पढ़ने योग्य नहीं है, पढ़ने योग्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा प्रस्ताव भी विधिमान प्रस्ताव नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रस्ताव सामान्य या विशिष्ट। इसमें भी देखिए दोस्तों, आखिरी पॉइंट है, या प्रस्ताव सामान्य या विशिष्ट होना चाहिए, ये भी बहुत आवश्यक तत्व है वैध प्रस्ताव के लिए। प्रस्ताव सामान्य का मतलब है जो जनसाधारण यानी सबके प्रति हो, यानी कुछ प्रस्ताव होते हैं जो सबके प्रति होता है, इसमें किसी सामान्य। विशिष्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष या किसी कंपनी विशेष के प्रति प्रस्ताव किया गया हो, और सामान्य का मतलब है पूरे जन साधारण यानी सभी पूरे संपूर्ण पब्लिक के लिए किया गया हो। ठीक है, जनसाधारण मतलब सामान्य प्रस्ताव जो सभी पब्लिक के लिए यानी उसके लिए जनता के लिए किया गया है। ठीक है, या आप सिंपल में बोल सकते हो जनता के लिए किया जाने वाला प्रस्ताव सामान्य प्रस्ताव कहलाता है, और व्यक्ति विशेष के लिए किया जाने वाला प्रस्ताव विशिष्ट प्रस्ताव कहलाता है। इसका भी देखिए उदाहरण है दोस्तों, ये उदाहरण है, इसको वाद केस है, एक केस है कार्लिक बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ठीक है, इस वाद के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, एक समाचार पत्र कार्लिक स्मॉल बॉल कंपनी द्वारा समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया कि कोई व्यक्ति, यानी इस कंपनी द्वारा एक विज्ञापन दिया गया यानी एडवर्टाइजमेंट दिया गया कि कोई व्यक्ति 2 सप्ताह, क्या किया गया, 2 सप्ताह तक 3 बार उसके द्वारा निर्मित किए गए औषधि का सेवन करेगा तो उसे एन्फ्लूएंजा नहीं होगा। यदि इसके सेवन करने के पश्चात भी किसी को एन्फ्लूएंजा हो जाता है तो उसकी तरफ से यानी कंपनी की तरफ से, इस कंपनी की तरफ से क्या किया जाएगा, 100 पाउंड की राशि का पुरस्कार दिया जाएगा। अब इसमें क्या है, वादी कौन थी, कार्लिक। श्रीमती कार्लिक ने कंपनी के निर्देश अनुसार, जैसे कंपनी ने बोला 2 सप्ताह तक दिन में 3 बार उसने क्या किया, इस औषधि का उपयोग किया यानी यूज में लिया, लेकिन उसके बाद भी उसका एंजुलिया हो गया, एन्फ्लूएंजा नामक जो उसकी बीमारी थी वो बीमारी हो गई। इस पर उसने क्या किया, कंपनी के विरुद्ध 100 पाउंड की राशि का पुरस्कार वाद करने के लिए संस्थित किया। तो कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि वादी के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं किया गया। कंपनी ने क्या बोला, हमने तो कोई प्रस्ताव ही नहीं दिया, तो वह पुरस्कार राशि प्राप्त करने के हकदार नहीं है। तो न्यायालय ने क्या कहा कि जो आपने प्रस्ताव दिया गया है यह विज्ञापन द्वारा दिया गया है और ये जनसाधारण के प्रति है, तो ये एक सामान्य प्रस्ताव है। ठीक है, और इस प्रस्ताव को
माना जाएगा ये वैध प्रस्ताव है। ठीक है, तो प्रस्ताव कैसा हो सकता है? सामान्य। अब विशिष्ट प्रस्ताव भी ऐसे ही विशिष्ट प्रस्ताव क्या होता है? जो किसी व्यक्ति विशेष यानी पर्टिकुलर दो पर्सन है आपस में एक दूसरे को प्रस्ताव दे रहे हैं, यानी एक ने प्रस्ताव किया दूसरे ने स्वीकृति दे दी कि पर्सनली जा जाके पूछे, उसको बोलते हैं विशेष प्रस्ताव। अब एक उदाहरण यानी एक केस हो रहा है, हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल। अब इसमें भी क्या है, एक व्यक्ति ने समाचार पत्र में विज्ञापन दिया कि जो कोई उसके खोए हुए बालक का पता लगा देगा। यानी इसमें क्या होता है, एक इसका बालक खो जाता है तो उसका पता लगा लेता है, तो क्या करेगा, उसको 500 रुपये का इनाम देगा। तो एक व्यक्ति ने विज्ञापन पढ़कर बालक का पता लगा लिया और 500 रुपये के पुरस्कार का क्या किया, 500 रुपये के पुरस्कार का दावा किया। इसमें भी विज्ञापन दाता ने यही तर्क दिया कि उसे वादी द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया, लेकिन न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया और कहा कि ये जनसाधारण वाला प्रस्ताव था, अतः वादी क्या है, पुरस्कार प्राप्त करने का हकदार है, यानी 500 रुपये प्राप्त करने का हकदार है। ठीक है, अब विशिष्ट का उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों कि ए ने एक वाहन बी को बेचने के लिए उसके समक्ष प्रस्ताव रखा। ये कैसा है, विशिष्ट प्रस्ताव। यानी ए ने बी को बोला कि आप मेरा वाहन खरीद रहे होगे 50,000 रुपये में। ठीक है, यानी प्रस्ताव है ये, तो ये क्या हो गया, विशिष्ट प्रस्ताव, यानी व्यक्ति विशेष की तरफ है। ठीक है दोस्तों, आज हमने जो पढ़ा वह है प्रस्तावना की परिभाषा, यानी प्रस्तावना किसे कहते हैं। एक चीज़ और है, प्रस्ताव को प्रस्तावना भी बोलते हैं, प्रस्ताव को प्रस्तावना भी बोलते हैं। ठीक है, अगर प्रस्तावना आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, प्रस्तावना। ठीक है, प्रपोज और प्रपोजल। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर डेफिनेशन याद हो गई हो, यानी किसी कार्य को करने या ना करने के लिए सामने वाले की अनुमति प्राप्त करना या ना करना, ठीक है, क्या कहलाता है, प्रस्ताव कहलाता है। 2A में दी गई है, इसी आपके पॉइंट है। आप दोबारा देखिए, दो पक्षकार होने चाहिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए उसके लिए दो पक्षकार होने चाहिए। वैध आवश्यक तत्व यानी वैलिड आवश्यक तत्व क्या है, ये उसके बारे में। किसी कार्य को करने ना करने के लिए होना चाहिए, दूसरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है प्रस्ताव का उद्देश्य किसी व्यक्ति की अनुमति प्राप्त करना होता है, यानी अनुमति प्राप्त करना चाहिए कैसी, या कार्य करवाने की या नहीं करवाने की। ठीक है, प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए, ये भी हम बता दिए आपको। प्रस्ताव विधिक दायित्व उत्पन्न करने के लिए चाहिए, तभी वो वैध आवश्यक तत्व होंगे। ठीक है, प्रस्ताव को संसूचित किया जाना चाहिए, यानी सामने वाले को उसकी नॉलेज में होना चाहिए। शर्त कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट व पठनीय होनी चाहिए। ठीक है, और आखिरी आ जाएगा कि प्रस्ताव कैसा होना चाहिए, सामान्य या विशिष्ट होना चाहिए। ठीक है, ये सभी प्रस्ताव के क्या कहलाएंगे, आवश्यक तत्व कहलाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये हमारा आज का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। इससे संबंधित मैं समझता हूँ आपको सारे क्वेश्चन जो भी पॉइंट है छोटे मोटे वो सब याद होंगे। ठीक है दोस्तों, और जो हमने 2 पढ़ा था वो निर्वचन खंड था। ये आज पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर अध्याय फर्स्ट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का अध्याय फर्स्ट है, अध्याय का नाम है प्रस्ताव या प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर कुछ पूछना चाहो तो कमेंट बॉक्स में अंदर पूछ सकते हैं, और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि हम आपके लिए और वीडियो बनाते रहें। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।